मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा और बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम है कभी खुशी और कभी गम है। इसी के साथ मुझे एक शायरी एक और याद आ रही है कि जवान दिल होना चाहिए उम्र में क्या रखा है, जवान दिल होना चाहिए उम्र में क्या रखा है, टप्पा खाकर जाए तो चौका है वरना छक्का है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं भैरू सिंह राजपुरोहित दिल की अटल गहराइयों से अपने YouTube चैनल नवजीवन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने भारतीय इतिहास की सिंधु घाटी सभ्यता के 2 वीडियो पूर्वगामी कक्षा में हमने देख लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उनके बाद ये वीडियो देखना, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएगा। तो दोस्तों, आज का प्रश्न यह है और इसका प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी भाई या बहन इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, हम उनका नाम अगले वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो दोस्तों, आज का यह प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हमें रथ के साक्ष्य मिले हैं, इनका उत्तर है जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, इनको मैं रब कर रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आपको इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। जो भी भाई बहन इस प्रश्न का हमें जवाब देगी, हम उनका नाम अनाउंस करेंगे और हाँ, साथ में अपने गांव का नाम भी लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से होने वाला है और उनमें आज हम क्या देखेंगे। पूर्वगामी कक्षा में हमने देख लिया था कि भाई उनका समय काल क्या था, खुदाई किसने की, महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो महत्वपूर्ण स्थल से और कौन कौन सी खुदाई में हमें अच्छी वस्तुएं मिली है, मतलब अवशेष क्या क्या मिले हैं, आज उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हमने जो पहले जो हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, तो हम सर्वप्रथम हड़प्पा की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा सर्वप्रथम हम बात करेंगे भाई हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य हमें मिले हैं। हड़प्पा, इसे क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार। सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार, सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता था, तोरण द्वार। तो लोग हमें हड़प्पा से कौन कौन सी अवशेष मिले हैं, हम उनके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम पहला जो हमें अवशेष मिला है वो मिला है ईंटों का गोल चबूतरा। ईंटों से निर्मित हमें गोल चबूतरा मिला वहां पे। क्या है दोस्तों? ईंटों से निर्मित, ईंटों से निर्मित गोल चबूतरे हमें हड़प्पा से मिले हैं। जैसे कि इस प्रकार के ईंटों के ये गोल चबूतरे, इस प्रकार पहले ये जादवारी, उनके बाद इस प्रकार के ये गोल चबूतरे मिले हैं। यहाँ पर कुछ अन्य तरह की जो डंडियाँ होती है वो लगी होती है और यहाँ पर जो हमें जो जीव जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके लिए दाना भी डाला जाता था। इस प्रकार के ईंटों से निर्मित गोल चबूतरे यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, और 2 नंबर की हम बात करेंगे कि भी वहाँ से और क्या मिला है। तो वहाँ मिला है हमें विशाल अन्नागार भी मिले हैं। विशाल अन्नागार, तो हम बात करते हैं विशाल अन्नागार की। भाई अन्नागार क्या होता है? जो मतलब अनाज रखने का स्थान होता था, कोठी होती थी, जो भी कमरे होते थे, इस प्रकार के कमरे बने हुए थे अन्नागार। ठीक है, और इनकी जो पीछे की मोहरियाँ होती है वो सिंध जो रावी नदी थी उसकी तरफ खुली हुई। क्यों? कि वही वहाँ से जो हवा आती है ठंडी, इस कारण हमारा जो अनाज होता है वो खराब नहीं होता है, ज़्यादा दिनों तक वो चलता है। ठीक है, यह बात हो गई विशाल अन्नागार की बात करें। और इनमें क्या होता है, 6-6 की पंक्तियों में जो भवन बने होते थे, अन्नागार बने होते 6-6 पंक्तियों में। ठीक है, मतलब 6 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 6 भवन इधर हो गए और 6 इधर हो गए, 1, इस प्रकार के अन्नागार बने हुए थे। ठीक है, जो इनकी जो ये क्या होती है, उनकी जो मोहरियाँ होती थी, जैसे खिड़कियाँ होती थी, उनका सभी का वो कहाँ होता है, इस प्रकार की नदी आ रही है। और सभी का जो मुख होता है, जो अलमारियों या मोहरियों का, वो सिंधु मतलब अपने रावी नदी की तरफ वो अपना मुँह इधर खुले रखती है ताकि हवा आए तो अनाज अच्छा रहे। ठीक है दोस्तों, विशाल अन्नागार की बात हो गई। अब हम बात करेंगे भाई आगे और क्या मिला है हड़प्पा से।
3 नंबर की बात करें दोस्तों तो यहाँ मिला है हमें R37 कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। R37 वो कब्रिस्तान का नाम है, या कह सकते हैं एक समाधि मिली है, युगल समाधि, उसका R37 नाम दिया है। लेकिन विद्वानों ने कहा है कि पूरे कब्रिस्तान का नाम ही R37 है। लेकिन एनसीईआरटी के हम माने तो एक समाधि है और उस समाधि का मतलब R37 कब्रिस्तान नाम दिया गया है। ठीक है, ये कब्रिस्तान की बात होगी। अब देखेंगे आगे और क्या मिला है। आगे मिला है हमें स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह। इस प्रकार के हमें एक स्वास्तिक चिन्ह मिला है, इस प्रकार का हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला है वहां से। स्वास्तिक चिन्ह यानी वर्तमान में हम कहते हैं साकिया। मुझे इनका ज्ञान तो नहीं है, इसका थोड़ा उल्टा सुल्टा हो गई तो देख लीजिएगा। स्वास्तिक चिन्ह हमें मिल गया है साकिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे 6 नंबर की। क्या मिला भाई, हमें मिला है इस हड़प्पा सभ्यता से गेहूं और जौ के दाने, गेहूं और जौ के दाने, जौ के दाने मिले। अब भाई आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि भाई इतने सालों यानी 2350 से 1750 ईसा पूर्व की सभ्यता थी, हम उनकी खुदाई कर रहे हैं 1921 में, तब यहाँ गेहूं और जौ के दाने किस प्रकार में मिल सकते। तो दोस्तों जो मिट्टी के पात्र होते थे, घड़े, इस प्रकार के जो घड़े होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें मतलब घड़े कभी खराब नहीं होते हैं, उनकी जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी होती है। इस कारण वो ज़्यादा दिनों में, या मतलब कह सकते हैं धरती के अंदर भी वो सही सलामत रहते हैं। तो उनमें गेहूं और जौ के दाने काले काले भी होते हैं, काले गेहूं मतलब इस प्रकार का होता है, वो काला हुआ है एकदम, उनको मतलब सड़ा गला मिला है। इस कारण गेहूं और जौ के दाने भी हमें वहां से खुदाई में मिले हैं। अब बात करेंगे 7 नंबर की, तो हमें क्या मिला है, एक शंख मिला है, शंख। आप जानते हो जो मंदिरों में बजाया जाता है, शंख पर बेल का चित्र, बेल का चित्र। बेल क्या होता है आप जानते हो, अगर राजस्थानी भाषा की बात करें तो उनको हम कहते हैं गोदा, कहते हैं बेल। ठीक है, शंख पर बेल का चित्र मिला है हमें हड़प्पा सभ्यता से। अगर 8 नंबर की हम आगे की बात करें तो यहाँ मिली है भाई एक स्त्री की मूर्ति मिली है, महिला की मूर्ति मिली है, महिला की मूर्ति। और उस महिला की मूर्ति के गर्भ से एक पीपल का पौधा उत्पन्न हो रहा है, महिला एक पीपल के पौधे को जन्म दे रही है, पीपल के पौधे को जन्म दे रही है, जन्म दे रही है। इसे कहा जाता है मातृ सतात्मक, मातृ देवी, इसे कहते हैं मातृ देवी, इसे कहते हैं उर्वरा की देवी, मतलब अनाज की देवी, उर्वरा की देवी, उर्वरा की देवी। ठीक है दोस्तों, यह बात की भाई महिला की एक मूर्ति मिली है हड़प्पा सभ्यता से, पीपल के पौधे को जन्म दे रही है, उनके गर्भ से एक पीपल का पौधा जन्म ले रहा है और उसे कहते हैं मातृ देवी है, और उर्वरा की देवी है, मतलब अनाज की देवी है। अगर आगे की बात करें भाई 9 नंबर की, तो यहाँ हमें एक मिला है इक्का। इक्का क्या होता है, पित्तल का इक्का मिला हमें, पित्तल का इक्का, पित्तल का इक्का। इक्का क्या होता है, जो घोड़ा होता है, घोड़े के पैरों में लगने वाला एक पित्तल यानी एक इक्का, इस प्रकार का एक घोड़े के पैर के आकार का एक, जैसे कि इस प्रकार का एक लोहे का आकार यानी इस प्रकार का बने होता है। वो जो घोड़े के पैर होते हैं उनके अंदर वो मतलब चढ़े हुए होते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, मतलब आप सोच सकते हो कि घोड़ा कितना तेज दौड़ता है, तो उनके पैरों को जैसे कि वो दौड़ता है उनमें कट कट की आवाज़ आती है, बस इन्हीं इक्कों की वो आवाज़ होती है। पीतल का इक्का भी मिला है, इस कारण हम कह सकते हैं कि वहाँ पर घोड़े भी मतलब घोड़े भी थे। ठीक है, पीतल का इक्का मिला है वहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मैंने क्या देखा भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का ये तोरण द्वार है, एंटोस से निर्मित गोल चबूतरे मिले वहाँ पे, और विशाल अन्नागार मिले हैं, अनाज रखने के स्थान मिला है, R37 कब्रिस्तान यानी क्या राजस्थानी भाषा में बोले तो मूसाणा मिला भाई, मूसाणा मिला बट भाई આપણે। ठीक है, मूसाणा की बात आप कर ली। स्वास्तिक चिन्ह थे जानो यो साक्यो, गेहूं और जोगा बट दाना मिले है, शंख पर बेल को चित्र मिलो है, बेल गोदो,
और महिला री मूर्ति मिली है भाई, एक लुगाई री मूर्ति मिली है, जेकर ऊपर है पीपल का पौधा ने बाद जन्म दे रही है, बिन्नी के माता देवी, बिन्नी के उर्वरा देवी। ठीक है। 9 नंबर की बात करें अपन पित्तल को एक इक्को मिलो है, घोड़े के पैरों में लगने वाला, घोड़े के पैर में लगने वाला, लगने वाला मतलब दोस्तों इनमें हड़प्पा सभ्यता आप कहेंगे मर्तबांड। मर्तबांड भाई ऐसे होते हैं कि हर जगह कोई भी जगह हो वहाँ मर्तबांड मिलते मिलते, क्यों वहाँ मर्तबांड एक नॉर्मल चीज़ है भाई, जो खाना खाते हैं जो लोग रहते हैं वहाँ पर मर्तबांड हमें वैसे लिख देना चाहिए, लेकिन हम लिख ही देते हैं मर्तबांड। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते मर्तबांड क्यों, हर स्थान से मिले। अगर आपको किसी स्थान के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वहाँ पर क्या अवशेष मिले हैं तो हमें मृतबांड लिख देना चाहिए, और गेहूँ और जौ के दाने तो लिख ही देने चाहिए। ठीक है। और कब्रिस्तान लिख देना चाहिए, 837 को नहीं लिखना चाहिए कब्रिस्तान, क्योंकि वहाँ होते हैं ताकि एग्जाम में आगे होता है वो नंबर दे देता है। इस प्रकार ये हमने हड़प्पा के बारे में जाना कि भाई वहाँ से क्या क्या हमें अवशेष मिले हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 2 नंबर की। 2 नंबर में अपना आ जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध प्रांत, लड़काना जिले में, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो यह आ जाता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से क्या क्या हमें अवशेष मिले हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें मिला है कुषाणकालीन जो शासक थे उनकी कब्रें मिली है, कुषाणकालीन, कुषाणकालीन शासकों की कब्र मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये बात आ गई। अब हम बात करेंगे भाई 1 नंबर की आ गई, 2 नंबर की बात करेंगे हम। तो 2 नंबर मिले भाई विशाल स्नानागार। पहले हम अन्नागार की बात कर ले, विशाल अन्नागार। हड़प्पा से भी मिले हैं और मोहनजोदड़ो से भी मिले अन्नागार। इस प्रकार का एक विशाल बहुत बड़ा अन्नागार जिसमें अन्न हम रखते हैं, जिसकी जो लंबाई की बात करें तो लंबाई आ जाती है अपनी 45.71 मीटर। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई आ जाती है अपने 15.23 मीटर। यह आ जाती है विशाल अन्नागार की। ठीक है, लंबाई मैं यहाँ लिख देता हूँ 45.71 और चौड़ाई आ गई अपनी 15.23 मीटर। ठीक है, अब करेंगे हम आगे की बात। 3 नंबर की बात करें दोस्तों तो हमें वहां से मिला है विशाल स्नानागार। स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार मिला है। उनकी हमें जो इस प्रकार का विशाल स्नानागार है। ठीक है, वहां पर यहाँ पर एक मोरी बनी हुई है जिसमें जो गंदा जल होता है, जो नहाने के बाद जो गंदा जल होता है उनको इस मोरी के माध्यम से अन्य नालियों में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ईंटों का फर्श है और इस तरफ सीढ़ियाँ लगी होती है, इस तरह यहाँ सीढ़ियाँ लगी होती है, सामने भी सीढ़ियाँ लगी होती है, इस प्रकार की सीढ़ियाँ लगी होती है। और जो इधर की साइड है यहाँ पर जो कमरे बने हुए हैं, कमरे जिसे कह सकते हैं चेंजिंग रूम, जो नहाने के बाद जो कपड़े चेंज करते हैं उनका भी यहाँ पे रूम बना हुआ है, इस प्रकार के यहाँ भी बना हुआ है। ठीक है, इनके अगर लंबाई की बात करें, तो यहाँ था 11.88 मीटर लंबा आ जाता है। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो अपना आ जाता है 7.01 मीटर चौड़ाई इनकी। ठीक है, और जो गहराई की बात करें भैया, जितनी गहराई कितनी है स्नानागार की, तो ये बना जाता है 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है, ले लिया होगा मेरे हिसाब से। अब हम बात करेंगे आगे भाई, आगे और क्या मिला है। 4 नंबर की बात करें तो यहां से मिले हैं सूती वस्त्र के साक्ष्य से। सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं कहां से? मोहनजोदड़ो से। और हमें क्या मिला है? एक नर्तकी की मूर्ति मिली है कांस्य की।
कांसे की नर्तकी की मूर्ति, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति, नृत्य करती हुई, ये महिला की मूर्ति मिली है, करती हुई मूर्ति महिला की। तो आपको पता है जो कांसा है वो दो धातुओं के संगम से निर्मित होता है। कौन कौन से? एक तो टीन प्लस तांबा, इनको मिलाकर क्या बनाया जाता है? कांसा। तो हम कह सकते हैं कि इनकी रसायन विज्ञान की कला में भी ये निपुण थे, क्यों? वह टीन और तांबा को मिलाकर कांसा बनाने की कला में निपुण थे, रसायन विज्ञान की कला में निपुण, रसायन विज्ञान की कला में निपुण, कला में निपुण। ठीक है दोस्तों, ये बात आ गई। अगर 6 नंबर की बात करें भाई, और यहाँ पर क्या साक्ष्य मिला है, तो भाई हाथी की खोपड़ी मिली है, यहाँ से हाथी की खोपड़ी, एक हाथी मिला है, उनकी खोपड़ी मिली है। ठीक है। अगर 7 नंबर की बात करें तो ये अपनी जो सभ्यता है, आपको पता है हमें कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है, तो ये जो सभ्यता है ये किसकी श्रेणी में आ जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता की श्रेणी, कांस्य युगीन सभ्यता की श्रेणी। तो दोस्तों हमने मोहनजोदड़ो की बात कर ली कि भाई इनका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टेला। कुषाणकालीन जो शासक थे उनकी कब्रें मिली है, यहाँ पे कब्रें। विशाल अन्नागार, मतलब जो धान रखने का स्थान होता है, अनाज रखने का स्थान होता है, वहाँ यह मिला है विशाल सनानागार। राजस्थानी भाषा में बात करें तो भाई नावणगर मिली है अपन बटे विशाल सनानागार। सूती वस्त्र के साक्ष्य, मतलब एक घड़ो है ये आकृति को मान लो अटे ओ घड़ो है, घड़ा ऊपर सूती वस्त्र का जो धागा है ये अपन ऐसा प्रकार मिल रहा है, सूती वस्त्र का साक्ष्य मिल गया। एक डांस करते हुए लुगाई की मूर्ति मिली है बट भाई कठुआ अपने मोहनजोदड़ो मूर्ति बा क्या बनेडी है? कांसा की बनेडी है। ठीक है। कांसो क्यों क्यों मैंने टीन तांबा जगह मिला के आन बने कांसो जना अपन यहाँ केस का जगाट का लोग मोहनजोदड़ो का जगह निवासी यानी वे रसायन विज्ञान की कला में भी निपुण है, क्यों भाई टीन और तांबा मिला वे कांसो बनाना जानता। भाई हाथी की खोपड़ी मिली है, अठो एक ला दी अपन खोपड़ी ला दी। और कहाँ से यून सभ्यता की श्रेणी भाई हर जगह बर्तन बर्तन भांडा मिले अपन भाई कहाँ सा मुनेड़ा इन वासना बा केस का भाई जो मोहनजोदड़ो है वो अपने क्या है कहाँ से यून सभ्यता श्रेणी में है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। तो दोस्तों हमने हड़प्पा की बात कर ली, मोहनजोदड़ो की बात कर ली। जो 3 नंबर के हमारे जो सामने आता है अपना आ जाता है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। धोलावीरा से क्या क्या हमें अवशेष मिले हैं हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम क्या देखते हैं, धोलावीरा है जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्तर से वो 2 टिलों में विभाजित थे, पूर्वी कह सकते हैं पश्चिमी कह सकते हैं, लेकिन ये जो धोलावीरा क्षेत्र है ये 3 टिलों में विभाजित था। कौन कौन सा? अपना आ जाता है मध्य, एक आ जाता है पूर्वी टिला, मध्य टिला, पूर्वी टिला और पश्चिमी टिला। इस प्रकार ये 3 टिलों में विभाजित था। ठीक है। पूर्वी टिले में जो मध्यम थे, जो व्यापार लोग थे वो लोग थे, और जो पूर्वी थे वहाँ मतलब कह सकते हैं पुरोहित लोग जो बड़े अधिकारी थे वो रहते थे, पश्चिम में जो आम जनता थी वह रहती थी। इस प्रकार के ये धोलावीरा वो 3 टिलों में विभाजित था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो अन्य स्थल है, हड़प्पा हो सकता है, मोहनजोदड़ो हो सकता है, लोथल हो सकता है, सुरकोटदा हो सकता है, बलूचिस्तान हो सकता है, कोई भी स्थल हो वो 2 टिलों में विभाजित है। धोलावीरा 3 टिलों में विभाजित है। ठीक है। अगर हम पहले इनकी बात करें भैया यहाँ क्या मिला है अवशेष? विशाल स्टेडियम, विशाल स्टेडियम मिले। आप कहेंगे कि भाई इस विशाल स्टेडियम आईपीएल के मैच होते थे, पंजाब खेलती थी, हैदराबाद, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। विशाल स्टेडियम का मतलब यह होता है कि यहाँ पे जो महिलाएं थे नाच बजाना करती थी, कोई भी शादी होती तो मतलब कह सकते हैं कोई भी जो बड़ा प्रोग्राम होता था सार्वजनिक वहाँ इस विशाल स्टेडियम में वो करते थे। ठीक है। और जो आगे की बात करें विशाल स्टेडियम और विशाल क्या मिला है? जलाशय, विशाल जलाशय। राजस्थानी भाषा में बात करें तो विशाल बड़ा सारा जोड़ा मिला है हमें, तालाब, जोड़ा, तालाब। भाई विशाल जलाशय का वहाँ क्या काम हो सकता है, क्या मतलब महत्व हो सकता है? विशाल जलाशय मान लीजिए आज के हम विशाल जलाशय तालाब की बात करें तो वहाँ क्या होती है ज़्यादा राजस्थान मतलब अपने गाँव में तो क्या होती है भाई भैंसें बैठी रहती है, लेकिन जलाशय की बात करें तो आपको पता है जो सावनिया की तीज होती है, सावन के महीने में तीज आती है,
लड़कियों की, उनके लिए भाई ये जलाशय वहाँ पे हो जाती है गान सागे गीत गाते हुए। ठीक है, विशाल जलाशय भी हमें मिला है धोलावीरा से। 3 नंबर की हम बात करें तो वहाँ क्या मिला है, सूचना पट। सूचना पट, भाई आप कहोगे सूचना पट क्या होता है, नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड, तो आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखा ही होगा, जिस प्रकार ये गोकुलधाम सोसाइटी आपको पता है, जो उनका जो आत्माराम तुकाराम भिड़े है, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, वो इस तरह का एक सोसाइटी में नोटिस बोर्ड लगा होता है। जो भी समस्या होती है, जो भी कहना होता है कि भाई कल सोसाइटी में पानी नहीं आएगा, कल ये प्रोग्राम है, इन नोटिस बोर्ड पे यहाँ पर आकर लिख देता है, उसे कहते हैं नोटिस बोर्ड, मतलब सूचना पट। इस मतलब एक व्यक्ति उस सूचना को लिख के चला जाता है और आने वाले उसको पढ़कर समझ जाते हैं कि भाई क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। इस प्रकार सूचना पट होना है। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर की हम आगे की बात करें तो हम कह सकते हैं धोलावीरा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। भाई आप कहोगे हड़प्पा, नहीं, हड़प्पा पाकिस्तान में है, धोलावीरा भारत में, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है, धोलावीरा है। कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में, 3 टिलों में विभाजित है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। विशाल स्टेडियम अपन ला दिया बटे, विशाल जलाशय जोड़ा भी अपन मिले बटे, सूचना पट, नोटिस बोर्ड में थाने चौको बोलो ये उदाहरण दियो हूँ आपने गोकुलधाम सोसाइटी को, नोटिस बोर्ड को। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, सब बड्डो और धोलावीरा ही है हड़प्पा स्थल में आप देखा तो। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। तो दोस्तों हमने हड़प्पा की बात कर ली, मोहनजोदड़ो की बात कर ली और धोलावीरा की बात कर ली। अगला जो हमारे सामने 4 नंबर आता है अपना जाता है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ राजस्थान। राजस्थान, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। भाई कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली का मतलब देखिए तो काले रंग की, बंगा पंजाबी शब्द है बंगा, जिसे कहते हैं चूड़ी, काली बंगा काली चूड़ियाँ। ठीक है, तो इस स्थान से क्या क्या अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम पहले अवशेष की बात करें तो यहाँ मिला है जूता व खेत। जूता व खेत, राजस्थानी भाषा में बात करें तो भाई अपन भाईडो खेत ला दो बट कि भाई थे कैसे भाई, वो तो बुरी जी के वाइडो खेत क्या ला दो कि जको आप खुदाई जी खुदाई में जी चीज़ा मिली है भाई, हम यहाँ लिखा मिली है बट आप कैस का भाई खेत वाइडो सूड़ करेड़ी निनान काटेड़ो कौन काटेड़ो यहाँ आप कैस का। ठीक है, ये बात होगी जूता व खेत रही। 2 नंबर की बात करें तो यहाँ मिली है काली चूड़िया। काली चूड़िया, काली चूड़िया मिली है। ठीक है, काली चूड़ियाँ यहाँ कहाँ से मिली है, कालीबंगा, बंगा का होता है बंगा। ठीक है, 3 नंबर की बात करें तो यहाँ मिले हैं भूकंप के साक्ष्य। भूकंप के साक्ष्य मिले भाई थे यहाँ के सब भूकंप बराबर सा के साक्ष्य आप मतलब के ऐसा इसका बट भूकंप आइडो को नेटो तो जका थाने ठा है तो दिमाग तो थे लगा ही सको कि भाई इस तरह का अपन बट मकान मिले हैं, मकान हम तिराना चालेडी मिली है या तिराना चाली है, जना आप केस का भूकंप आइडो है जना तो तिराना चाल है नहीं, सीधा मकान खड़े थे कौन तिराड़ चला दे की हिम्मत ऐसी। ठीक है, भूकंप रे साक्षी की बात हमने कर ली। अब हम बात करें 4 नंबर की। 4 नंबर वहाँ क्या मिला है, यहाँ एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, बच्चे की खोपड़ी, बच्चे की खोपड़ी मिली है जिक्र माइन 6 खड्डा है भाई, 6 छेद है हिंदी में क्या तो नहीं खड्डा, इस तरह को एक मतलब बोर्ड की मिली है बच्चा की छोरा की एक रावण समझ गया रो। ठीक है, इमें खड्डा मिला 1 2 3 4 5 6 खड्डा मिले जहाँ पर केस का बच्चे की खोपड़ी 6 छेद है, जहाँ पर के केस का भाई अट शल्य चिकित्सा ही, शल्य चिकित्सा का उदाहरण मिलता है यहाँ पे, शल्य चिकित्सा कोई भी नर्स भाई उसके, कोई डॉक्टर उसके, कोई भी उसके ये प्रकार को जने तो शल्य चिकित्सा भाई छोरा कोई सिर में गड़बड़ हुई है जने तो ये खड्डा कट है, कोई दवाई गालिया मैंने ये केस का पा। ठीक है, अब 5 नंबर की हम बात करेंगे, यहाँ क्या मिला है, यहाँ मिले हैं सजावटी ईंटें।
सजावटी ईंटा मिली है, मतलब जो अब घर बना हुआ है, अब हम घर बनाते हैं उनमें जो ईंटें लगी होती है भाई सजावटी, कहीं देखा भाई घर चौखो लागे, सजावटी ईंटा भी अपन बटे मिली है। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर की यहाँ पर बात करा तो बट एक जगह क्या मिली है, 7 अग्निवेदिकाएं बट अपन लाद गई अग्निवेदिका। भाई थे यहाँ के भाई अग्निवेदिकाएं क्या है गुरु जी, तो मैं बताऊँ क्या है कि जी आप घर में मैंने होम करा, कोई भी घर को मतलब प्रवेश मान लो, कोई भी मतलब घर में कोई बच्चों है कुछ भी मतलब होम करा, जन ये तरह को जो मतलब ब्राह्मण लोग होते हैं, मतलब पुजारी होते हैं, इस प्रकार के हवन कुंड तैयार कराते हैं, इन अग्नि लकड़ियाँ डालकर जगाते हैं। इस प्रकार के हवन कुंड यहाँ में कितने मिले हैं, 7 अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं कहते हैं इसको, हवन वेदिकाओं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे भाई और क्या मिल रहा है यहाँ पे। घरों में कुएं के अवशेष, घरों में कुएं के अवशेष मिले। भाई पानी घर ही काटता बे, मतलब यहाँ टूंटियाँ लाने को जाता, भेड़ को लगाता, यहाँ टूंटियाँ यहाँ आज कर देखा ना पा, यहाँ लाइन दिखे जान महीने की लंबी। घरों में कुएं के अवशेष, भाई थे यहाँ के भाई बेटे गुरु जी कुआ का अवशेष लाद्या क्या है, तो भाई क्या सा लाद्या है कि जी हाँ काली बंगाली खुदाई भी नहीं, जब मतलब फर्श है थोड़ा वो नीचा खुदाई करी, भाई नीचा जमीन पोली आने लगी, जन सोचो भाई कुआ हाँ। ठीक है, ये प्रकार अपन कुएं, घरों में कुएं के अवशेष से मिले हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 8 नंबर की। तो और यहाँ पर क्या मिले हैं, जो आंगन होता है, जी हाँ राजस्थानी भाषा में बोला भाई आंगन हो घर को, आंगन, आंगन कच्चा, आंगन कच्चा, कच्चा मिला है। आंगनो भाई मतलब गोबर को केस का गारो देड़ो ये हिसाब को कच्चा मिलो है। जन जगह अपना राजस्थान का इतिहासकार बड़ा बड़ा जो इतिहास लिखने वाला बे के आ तो भाई जगह काली बंगा सभ्यता तो मतलब गरीब ही एकदम ही दीनहीन बस्ती, इतिहासकारों द्वारा दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती, गरीबों की बस्ती, इतिहासकारों द्वारा। इतिहासकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब देखो काली बंगारी पर बात कर ली, इकट्ठा है राजस्थान में मार्केट में, एक तो भाईडो खेत मिल रहा है, काली चूड़िया मिली है लुगाई पैरन वाली, भूखर बाद साक्ष्य मिले है भाई का मकान एवं तिराना ला दिए, मेन सी बात आ है बच्चे की खोपड़ी में 6 खड्डा मिले है, क्या भाई कोई टिंगर बीमार हो गया फिर खड्डा 6 खड्डा अपन मिले है। ठीक है, सरल चिकित्सा उदाहरण मिलो है, सजावट ईंटा घर खातर सजान खातर ईंटा ला दिया है, 7 अग्निवेदिका ये जो होम हुए नहीं गोलियां ये पत्थर अपन अग्निवेदिका मिली है। घरों में कुएं का अवशेष, घर में दलडा दलडा पड़ा ना केस का भाई घर में तो कुआ बटे, आंगन कच्चा मिला है, जो फर्श हो आंगनो वो के कच्चो मिलो, जका राजस्थान का इतिहासकार है बे क्या भाई अधीन इन बस्ती है। तो इरो आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले लियो, थरलारी खड़ियो है। तो दोस्तों आप बात कर ली हड़प्पारी, आप बात कर ली मोहनजोदड़ो की, बात कर ली मतलब लोथल की बात कर नहीं, लोथल की नहीं, और धौलावीरा की बात कर ली। अब हम बात करेंगे भाई एक स्थान आ जाता है सुरकोटदा, सुरकोटदा कहाँ पे है, गुजरात। मतलब यहाँ पे हमें जो साक्ष्य मिले हैं वही मतलब लोथल से मिले हैं, मिलते जुलते साक्ष्य मृत भांड हो सकता है, बर्तन हो सकता है, इस वगैरह, इस कारण हम जो मुख्य मुख्य हैं उनको भी ले चलते हैं। यहाँ पे क्या मिला है, घोड़े की अस्थियां, मुख्य चीज है ये भाई घोड़े की अस्थियां। रथ के साक्ष्य कहाँ से मिले मैंने आपको प्रश्न बताया था, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट आप क्या लेोगे आपको याद भी रख सकते हैं, घोड़े की अस्थियां मिली है कहाँ से, सुरकोटदा गुजरात से। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई आगे की। यह तो बात है वही भाई खुदाई में क्या क्या अवशेष मिले हैं। अब हम बात करेंगे भाई सामाजिक जीवन का, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन हड़प्पा सभ्यता का लोग अब सामाजिक जीवन मतलब के तरीका रहता, के तरीका मतलब समाज में रहता भी तरीका पर सामाजिक जीवन में बात करो थाने से हम पहला चीज क्या आ गई, मतलब बन एक चीज को तो पता है आपने कैबट को कोई लिखित प्रमाण तो अपा दिया कौन भाई, लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, लिखित प्रमाण नहीं मिले, प्रमाण नहीं मिले, कोई लिखेड़ी बात तो अपन भाई मिली कौन जो अपन केस का कह सामाजिक जीवन में अपन लिखेड़ो है वो बन चलियो कह भाई यहाँ करता और बिया करता, अपन सीधो क्या मिलियो भाई जो भाई लोगों अपन मिले हैं भाई जगह पुरातात्विक स्रोत है वे मिले है, पुरातात्विक स्रोत बहु आप पतो लगा सका भाई यार सामाजिक जीवन के तरह को। पहला ही बात करा तो रहन सहन, रहन सहन क्या हो, सरल रहन सहन हो, सरल रहन सहन खान पान एकदम सरल सादा जीवन खान पान सादा। ठीक है,
सरल रहन सहन, खाना खान पान सादा। अपन अपन ठाए हड़पाऊँ एक मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है गर्भू मतलब पीपल का पौधा जन्म दे रही है मातर देवी। मातर सतात्मक समाज था, मातर सतात्मक, इसे कहते हैं उर्वरा की देवी। ठीक है। और समाज कितने वर्गों में विभाजित था? समाज वर्ग वर्ग में विभाजित था। समाज में अनेक वर्ग थे, अनेक वर्ग थे, समाज में अनेक वर्ग थे। कार्य के आधार पर भी वर्ग थे, जो काम करते थे उनके भी आधार पर वर्ग बने हुए थे। कार्य के आधार पर वर्ग, वर्गों में विभाजित था, कार्य के आधार पर वर्ग। वर्ग कौन कौन से थे? एक अपना जाता है पुरोहित, शिल्पी, एक अपना जाता है वणिक, वणिक, और एक अपना जाता है कर्षक। जो पुरोहित होता था सबसे उच्च अधिकारी होता था, मतलब वो कह सकते हैं बैठे ही रहते थे। और जो शिल्प की बात करें भाई, जो मन के बनाते थे, कोई कारीगरी करते थे, कोई वस्तु बनाते थे, कुटीर उद्योग का कार्य करते थे, ये अपने आ जाता है शिल्पी में। वणिक क्या होता है भाई? व्यापार करते थे, जो किसान होते थे उनसे अनाज लेना, आगे प्रोवाइड करना, आगे बेचना, इस प्रकार कार्य वणिक करते थे। कृषि को आपको सभी को पता है, कृषि क्या कार्य करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, ये आता है कृषक। ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई उनका जो सामाजिक जीवन में जो मतलब कह सकते हैं उनका जो जो हम वहाँ के लोग उनकी मृत्यु हो जाती थी वो किस प्रकार का उनका जो अंतिम संस्कार करते थे, वो देखते हैं सवादान प्रक्रिया। अब देखते हैं सवादान प्रक्रिया। पहला अपना जाता है दाह संस्कार। दाह संस्कार। 2 नंबर की आप बात करें तो अपना आ जाए भाई कब्र, कब्र या केस का पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण के वहाँ बाबा ने समाधिकरण। भाई थे या सोचला भाई हर वीडियो हिंदी में आ रही है, वो मारवाड़ी क्या चलन लग रही है, तो सीधी सी बात है कि एक जगह अवशेष है, इन आप अगर राजस्थानी भाषा में पढ़ सा अपनी मुख्य भाषा में तो यहाँ पर दिमाग में बैठ सी, अन्यथा ये दिमाग में बैठने वाली चीज़ा है कौन नहीं। ठीक है। तो कब्र, कब्र पूर्ण समाधिकरण हमें मिली है। एक पर आ जाता है आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। अब आर वहाँ विस्तार देखो जाना नहीं तो दाह संस्कार के हुए जय हिंदू धर्म रामायण कोई भी व्यक्ति या किसी महिला की मृत्यु हो जाती तो उसे दाह संस्कार उसे जलाया जाता है। ठीक है। 2 नंबर की बात करें भाई जलाया जाता है, यहाँ पे तो आ जाता है जलाया जाता है। ठीक है। कब्र पूर्ण समाधिकरण की बात करें तो उस व्यक्ति को दफनाया जाता है, दफनाया जाता है। आंशिक समाधिकरण की बात करें तो जो शव होता है जिसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उस शव को क्या करते हैं? पशु पक्षी जो कीट वगैरह होता है उनको खाने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। जैसे ही कुत्ते हो सकते हैं, कीट, कोई भी पशु या पक्षी उनको खा मतलब उनके शरीर को खा जाता है, तो शेष जो बच्चा कुचा शरीर होता है, हड्डियाँ होती है, जो मतलब अंगुलियों किसी प्रकार का जो उनका बच्चा कुचा शरीर होता है उसको यहाँ समाधि में उनको जो एकत्रित करके यहाँ पे डाल देते हैं और उनका ऊपर जैसे कहते हैं मिट्टी डाल देते हैं। यहाँ आंशिक समाधिकरण। पक्षी पशु के खाने के बाद, खाने के बाद दफनाना। ठीक है। यह बात कर ली अपने समाधान प्रक्रिया की। भाई एक स्थान मिला है हमें रोपड़, रोपड़ कहाँ है? रूपनगर पंजाब में। वहाँ पे एक जो समाधि मिली है, इस प्रकार की एक समाधि मिली है। यहाँ पे क्या मिला है? एक तो भाई मालिक, एक ऐसे भाई इस मिनट में तो इस प्रकार मालिक, और साथ में एक गंडक यानी कुत्ता कह सकते हैं, इनकी साक्ष्य मिले हैं भाई। इनकी जो भाई इनकी समाधि साथ में दी गई है। कह सकते हैं भाई ये मालिक है, इनका जो कुत्ता है। फिर यह हो सकता है मान लीजिए किसी दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है, कहीं मतलब किसी जगह से गिरकर मृत्यु हो गई थी तो उनको एक साथ में दफनाया गया। भाई लोथल से भी हमें कालीबंगा और लोथल से दो युग्म समाधियाँ मिली है, कालीबंगा व लोथल से, लोथल से दो युग्म समाधियाँ, युग्म समाधियाँ।
युगल समाधि क्या होती है भाई? एक कब्र के अंदर 2 या 3 व्यक्तियों को दफनाने की प्रक्रिया युगल समाधिकरण कहलाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। तो अब हम बात करेंगे आर्थिक जीवन की। सामाजिक जीवन की मैंने बात कर लिया भाई सिंधु घाटी सभ्यता का। भाई अब हम देखेंगे आर्थिक जीवन किस प्रकार था। आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन को हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपने हम आर्थिक में देखते हैं कृषि के, कृषि, ठीक है, किसान, कृषि। और 2 नंबर में देखेंगे पशुपालन। भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के पाल तबाक जानवर किसा किसा। यहाँ पर देखेंगे भाई व्यापार, यहाँ देखेंगे शिल्प जो कहते हैं उद्योग, ठीक है। कृषि की बात करें तो उनमें भाई वो कौन कौन सी जो फसल पैदा करते थे, कह सकते हैं गेहूं, 9 प्रकार की फसल पैदा करते थे, 9 प्रकार की गेहूं। 2 नंबर की बात करें तो जौ। 3 नंबर की बात करें तो अपना आ जाता है चावल। 4 नंबर की हम बात करें तो आ जाता है खजूर, आगे आ जाता है तरबूज, आ जाता है रागी, आ जाता है सरसों, आ जाता है तिल, और 9 नंबर में आ जाता है अपना मटर। एक खाद्य फसल और है कपास, इनका हम बाद में जिक्र करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे पशुपालन। तो पशुपालन में जैसे हो सकता है, आपको पता है बैल की मूर्ति मिली है, तो भाई बैल कहाँ से आएगा? गाय है तभी तो बैल आएगा। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते को भाई पालतू बनाया था। यहाँ पे कुत्ता भी मिला है, कुत्ता और बिल्ली, उन दोनों के यहाँ पे क्या मिले? पैरों के निशान मिले हैं, कुत्ते। और जो क्या होता, हाथी वह घोड़े के साख से मिले, घोड़े के साख से मिले, लेकिन तो वो क्या नहीं, पालतू नहीं थे। इनके साख से तो मिले हैं, लेकिन उनके पालतू बनाने की कोई हमें साख से नहीं मिले। अब हम बात करेंगे व्यापार की। भाई किस किस चीज़ का वो व्यापार करते थे, कौन सी चीज़ निर्यात करते थे, कौन सी आयात करते थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे ये लोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अब हम देखें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पहले नंबर की हम बात करें भाई कौन कौन सी वस्तु का हम वो मतलब दूसरी जगह से लेते थे, ठीक है। तो जो देखेंगे भाई पहला अपना आ जाता है टीन। टीन, भाई टीन कहाँ से लेते थे वो लोग? वो लेते थे टीन अफगानिस्तान से, ठीक है। और लेते थे ईरान से, और एक आ जाता है मध्य एशिया। ये 3 स्थानों से मुख्यतः टीन मंगवाया जाता था। टीन के बाद अपना आ जाता है तांबा। तांबा मंगाया जाता था। एक अपना आ जाता है बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया बलूचिस्तान। और एक अपना आ जाता है राजस्थान में खेतड़ी, यहाँ से क्या मंगाता था? तांबा। अब हम बात करेंगे भाई चांदी की। तो चांदी कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान से, अफगान से, ईरान से, और उदयपुर से, राजस्थान उदयपुर से, ठीक है। 4 नंबर की बात करें भाई सोना कहाँ से मंगवाते थे ये लोग? सोना का निर्यात मतलब कहाँ से लेते थे सोना? फारस से, मतलब इसको काली पेन से लिख देता हूँ। सोना कहाँ से मंगवाते थे? फारस, अफगानिस्तान, अफगान, और दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत। अब हम बात करेंगे 5 नंबर की। भाई आगे अपना जाता है सेलखड़ी। सेलखड़ी इनसे मोहरे बनती थी। भाई सेलखड़ी कहाँ से निर्यात करते थे? तो अपना जाता है राजस्थान से, राजस्थान, अपना जाता है गुजरात, और अपना जाता है बलूचिस्तान या फिर अफगानिस्तान, दोनों जगह से थोड़ा बहुत निर्यातित होते थे बलूचिस्तान। अब हम बात करेंगे लाजवर्द पत्थर की। लाजवर्द पत्थर ये कहाँ से निर्यात करते थे?
मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता, वहाँ के लोगों से लाजवंत पत्थर, बहुत ही महंगा पत्थर जैसे हीरा होता है, उस समय में होता था लाजवंत पत्थर, ये हमें कहाँ से मिला है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया। वर्तमान इनकी लोकेशन देखिए दोस्तों, इराक वाला एरिया है, इराक। ठीक है, एक आ जाती है शिलाजीत। शिलाजीत मतलब एक जड़ी बूटी कह सकते हैं, यह मिली है हिमालय क्षेत्रों से, हिमालय क्षेत्रों से। ये हो गए व्यापार की बात, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे। अब हम देखेंगे शिल्प, मतलब शिल्प में क्या देखेंगे भाई, उद्योग आते हैं, उद्योग में बर्तन, मृद भांड आ सकते हैं, बर्तनों को मृद भांड कहते हैं, मृद भांड आ सकते हैं, खिलौने, खिलौने आ सकते हैं, मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाना मन बनाकर बेचते थे, मन के बनाकर बेचते थे। एक मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चनूदड़ों से मन के बनाने का कारखाना मिला है, मन के का कारखाना, मन के का कारखाना। तो दोस्तों ये बात हमने कर ली भाई, आर्थिक जीवन किस प्रकार था। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। तो हमने आर्थिक जीवन देख लिया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। अब हम देखेंगे भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतनी विकसित सभ्यता थी, तो उनका भी पतन किस प्रकार हुआ? सिंधु सभ्यता का पतन। अनेक विद्वानों के अनेक अनेक मत हैं अलग अलग, जैसे कि हम माने जॉन मार्शल की, इन्होंने क्या कहा है कि भाई इस सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ है। तो इन्होंने कहा भाई यहाँ पे भाई क्या आ गई भाई, बाढ़ आ गई भाई, बाढ़, जल पलवन, बाढ़ आ गई। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे 2 नंबर की, जो इतिहासकार है अपना आ जाता है R.A. स्टाइन। इन्होंने क्या कहा भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर क्या हुआ कि जलवायु में परिवर्तन हो गया, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, 3 नंबर की बात करें तो अपने सामने आ जाता है डी डी कोसांबी। ओ इतिहासकार तकड़ो, ओ एक अलग ही मत देवा है भाई लोगों। ओ क्या भाई, आग लग जाने के कारण, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी खत्म हो गई आग लग जाने के कारण। एक अपना जाता है मार्टिमम वाइलर। इन्होंने क्या कहा? ये वही मार्टिमम वाइलर है जिसने जो कह सकते हैं 1700 से कह सकते हैं 1500 ईसा पूर्व में समय काल बताया था, सॉरी 2350 से 1500 के बीच में। इन्होंने क्या कहा? इंद्र का आक्रमण, इंद्र का मतलब आप ऐसे समझते हो भाई इंद्र भगवान ने वर्षा कर दी, नहीं, इंद्र ने, इंद्र को कहा जाता था आर्यों का आक्रमण, आर्य भी इंद्र को कहा जाता आर्यों का आक्रमण। एक अपने सामने आता है डेल्स मयोदे ने क्या कहा है? भूतात्विक परिवर्तन हो गई, भूतात्विक हलचल हो गई, भूतात्विक हलचल के कारण ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन किस प्रकार हुआ। मतलब जॉन मार्शल ने कहा बाढ़ आ गई थी, जलपलवन। R.A. स्टाइन ने क्या कहा भाई, जलवायु में परिवर्तन हो गया था वहां पे। डी कोसांबी में आग लग जाने के कारण, मार्टिमम वाइलर इंद्र का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण कह सकते हैं, डेल्स मयोदे भूतात्विक हलचल के कारण। एक भी फिल्म आई थी मेरे हिसाब से, उस एक्टर का नाम मुझे नहीं याद है, मोहनजोदड़ो। उस फिल्म में बताया गया कि भाई बाढ़ से, इस जॉन मार्शल के जो हिसाब से लगे तो बाढ़ के हिसाब से उस फिल्म में उनकी मतलब वो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था। तो अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे भाई हड़प्पाई लिपि। भाई वो किस तरह लिखते थे हड़प्पाई लिपि? इसे कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। भाई उनके जो चित्र होते थे उनको देखकर भाई किसी चीज का भाई भाव व्यक्त किया जाता था, उसे कहते हैं भाव चित्रात्मक। इसे कहते हैं बुस्ट्रोफेदन लिपि। इनकी जो लिपि थी वो
दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, इस प्रकार की लिपि होती थी। ठीक है, जैसे आज हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ खत्म कर देते हैं, बस वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन इनकी लिपि इस प्रकार थी। जिसे इसे और क्या नाम जान सकते हैं, गोमूत्री लिपि। गोमूत्री लिपि, भाई गोमूत्री लिपि क्यों कहते हैं, जैसे कि गाय चलती है, चलती चलती जब गाय मूत्र विसर्जन करती है तो इस तरह की पीछे लकीरें बन जाती है, इसे कहते हैं गोमूत्री लिपि। इसे कहती है सर्पिलाकार लिपि। सर्पिलाकार लिपि, सर्प के आकार की भी, सर्प किस तरह चलता है, इस प्रकार की लिपि सर्पिलाकार लिपि हमें मिलती है। इसे कहते हैं बुष्टभेदन लिपि। इनमें भाई दोस्तों लगभग कह सकते हैं 64 मूल चिन्ह मिले हैं, मूल चिन्ह मिले हैं। और 250 से कह सकते हैं 450 कुछ से शब्द मिले हैं। ठीक है, बुष्टभेदन विषय, इसे कहते हैं पिक्टोग्राफी से कह जाती है सर्पिलाकार लिपि। इनके चित्र किस प्रकार के होते थे इस लिपि में, इस प्रकार के चित्र, इस प्रकार के, जैसे कि मान सकते हैं हेडफोन है, ये तीरबान है, इस प्रकार की लिपि, इस प्रकार की, और कह सकते हैं इस प्रकार की, और इस प्रकार की लिपि मिली है। इस प्रकार के अनेक ऐसे हमें चित्र अंकित होते हैं। इस चित्र यानी चित्र के हम भरोसे समझ सकते हैं कि भाई जो भाव चित्रात्मक, भाई किसी चित्र के हम साथ अंकित करते हैं भाव। जैसे कि आज हम देखते हैं व्हाट्सएप, अगर हम व्हाट्सएप की बात करते हैं तो आप जब मतलब कोई व्यक्ति आपको हाय लिख के भेजता है, कोई आपका मित्र है, तो अगर हम खुश होते हैं तो हम इस प्रकार का क्या कहते हैं, इमोजी कहते हैं। जिस प्रकार ये इमोजी होती है इस प्रकार की। ठीक है, थोड़ा बहुत उदास होते इस प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की, जे थोड़ा बहुत उनमें जो रोने होते इस प्रकार के, आंसू होते इस प्रकार के होते हैं। तो हम इनसे क्या करें भाई, अपना भाव व्यक्त करें कि हम खुश है, हाँ हम दुखी है, हाँ हम सैड है, उदास है, इस प्रकार की हम क्या है, यह क्या है, इमोजी। इसे कहते हैं भावचित्रात्मक, भावचित्र। भाई चित्र के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं इमोजी। इसे मतलब इमोजी कह सकते हैं, व्हाट्सएप लिपि भी कह सकते हैं। ठीक है, और हड़प्पाई लिपि बात कर ली, भाई भावचित्रात्मक लिपि है, भाव यानी उसमें चित्र है। हड़प्पा की लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह में प्राप्त हुए इस प्रकार के। ठीक है, और 250 से 450 शब्द मिले हैं। गोमूत्री लिपि भी कहते हैं, सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं। भाई इन लिपि को सब एल ए वेडेल महोदय ने 1925 में लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पढ़ नहीं पाए, पढ़ने का प्रयास। ठीक है दोस्तों, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मैंने जो शुरू में प्रश्न पूछा था कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हमें रथ के साक्ष्य मिले हैं, आज हम क्या करेंगे, उनका आपको कमेंट बॉक्स में उनका जवाब देना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और यहाँ पे एक, अगर आपका मोबाइल हिंदी में है तो यहाँ नाम आएगा सदस्यता लें, उन पे आपको टिक करके उसका काला कर दीजिएगा। अगर इंग्लिश में है तो आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि हमारा मनोबल ऊंचा हो सके और हम इसी प्रकार अच्छे वीडियो आपके लिए बना सके। धन्यवाद दोस्तों।